नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक। माय पॉसिबल 10 एमसीक्यू की सीरीज में आज हम इंडियन पॉलिटी को देखने जा रहे हैं। और इस सीरीज आपको अपलोड कर रखा है। और आज के सेशन में हम पॉलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस सेशन में हम पॉलिटी के प्रस्तावना या प्रियम्बल के ऊपर संभावित प्रश्नों को देखेंगे। और इसके लिए मैंने चर्चा में श्री प्रोफेसर अंगद सिंह ओझा जी को आमंत्रित किया है। तो अंगद सर, आपका बहुत बहुत जी स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज संविधान दिवस भी है, तो इस पे कुछ आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं? ये सब बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी भारतीयों के लिए कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग अपने पड़ोसी देशों को देख पा रहे हैं कि जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ओके। 26 तो नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। हम चाहते तो अनुराग जी केवल यही लिख सकते थे कि केवल स्वीकार करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, किंतु ये इसका बड़ा सौंदर्य है अपने संविधान का कि पहली लाइन लिखी है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी समस्त शक्ति भारत की जनता में अंतर्निहित। और ये संविधान हमने ही बनाया है, कोई बाहर से इम्पोज नहीं किया गया है, थोपा नहीं गया है। जैसे कि नेपाल में भी संघर्ष चल रहा है, अफगानिस्तान में संघर्ष आप देख ही पा रहे हैं। तो इस संविधान को बनाया हम लोगों ने, हम भारत के लोग। फिर क्या कर रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था को अंगीकृत यानी स्वीकार कर रहे हैं। और जब हम इस संविधान को अंगीकृत कर लेंगे तो उसके अनुसार नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। बोले कहाँ बनाएंगे, कोई एक व्यक्ति कानून बनाएगा या पूरा देश कानून बनाएगा? बोले पूरे देश की जनता कानून बनाएगी। बोले कहाँ? संसद में वाद विवाद के द्वारा अधिनियम बनेगा, एक्ट बनेगा। तो दूसरा वर्ड लिखा है अधिनियमित, एडॉप्ट, इनेक्ट। अधिनियम कैसे बनेगा? आसानी से बन जाएगा या वाद विवाद के माध्यम से? बोले परिचर्चा होगी संसद में, और संसद में फिर हम मतदान के माध्यम से अधिनियम बनाएंगे। और जब वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो हम उस अधिनियम को आत्मार्पित करते हैं, यानी गिव टू अवर सेल्फ, हम खुद पे ही लागू कर देते। कितना सौंदर्यपरक संविधान है कि हम बहुत भारत के लोग इस संपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करेंगे और ये व्यवस्था हम ही स्वीकार करते हैं, हम ही अधिनियम बनाएंगे और अपने ऊपर ही लागू कर देंगे। बहुत तो बहुत ये खूब। तो ये इस संबंध में ये प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना में जो उद्देश्य हैं वो अपन प्रश्नों के अनुसार देखते रहेंगे कि किस उद्देश्य को कब अपने को स्वीकार करना है। एक तरह से ये पूरा संविधान का सार ही है। इससे पता चलता है कि संविधान को बनाया किसने, क्या उद्देश्य है। और इससे पता चलता है कि भारतीय जो हमारे जो तंत्र है उसकी विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। दरअसल प्रस्तावना तीन चीजों को बताती है। एक तो जी। संपूर्ण सत्ता किसके हाथों में है, तो वो हमको यहाँ से पता चल रहा है, हम भारत के लोग। हम्म, दूसरा ये बताती है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, हम कैसी शासन व्यवस्था हम्म, चाहते हैं। 1947 से एक शब्दों में कहें तो हम ना तो स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे थे, तो जब हमको मौका मिला तो हम कैसी शासन व्यवस्था चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये पांच हम्म, क्वालिटी है हमारी शासन व्यवस्था में। वो इतनी भारी भरकम शासन व्यवस्था बनाने के बाद उद्देश्य क्या रहेगा इस शासन व्यवस्था का? बोले हमको कुछ हम्म, नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। बोले कितने तरह के न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीन स्तर पे हमको न्याय चाहिए। बोले ओके। पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारा है वो गॉड है, सेकेंडरी है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या है हमारा? सामाजिक और आर्थिक न्याय। और क्या चाहिए आपको? स्वतंत्रताएं चाहिए। किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए? बोले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता चाहिए। ये स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को चाहिए, न केवल नागरिक को बल्कि व्यक्तियों को भी चाहिए। अगर वो भारत की टेरिटरी में है तो उनको भी मिलेंगी। लेकिन ये स्वतंत्रताएं आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकते हैं हम। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता किसकी होनी चाहिए? बोले अपॉर्चुनिटी और प्रतिष्ठा। हम्म, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। ये उद्देश्य है हमारी शासन व्यवस्था का। तो तीन चीजें हो गई,
संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में है, शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है और इस शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या है। और इसी 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। बहुत अब इस खूब, आधार पर हम सभी प्रश्नों के आंसर बड़े ठीक से दे पाएंगे। बहुत खूब। तो मैं व्यूअर्स को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि हम संभावित प्रश्न तो लेके आते हैं, पर उस परिचर्चा से हम ये कयास लगाने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा जो ये एनालिसिस और सर के साथ जो डिस्कशन होगा, उससे इसके आसपास के जो संभावित प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर और उसके भी जो प्रोबेबिलिटी है, उसके आने की जो संभावना है, उसको भी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इस पे एक छोटा सा आप अपना ओपिनियन बताइए। हाँ बिल्कुल, संविधान की स्थिति मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये डिसीजन आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद को ये असीम शक्ति है कि इसमें संशोधन कर सकती है। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, डिसीजन था, वो ये कहा गया था, पहले तो यही था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माने या ना माने। लेकिन 1973 में ये स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद को यह शक्ति है कि इसमें संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात की तो ये 1976 में संशोधन हुआ। उसके बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अगर पिछली स्लाइड देखें तो अगर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को हटा दें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी भी हटा दें और पंथ निरपेक्ष भी हटा दें तो हमारा 1950 का संविधान बन जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो 1976 में 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। क्यों जोड़े गए? क्योंकि हम चाहते थे समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम लड़ाई झगड़ा करके समानता स्थापित करने की उद्देश्य नहीं था हमारा कि आपको 1 लाख रुपए मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मैं आपको पकड़ लूं और 50,000 आपसे ले लूं, बोले समानता स्थापित हो गई। ये नहीं, बोले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। बोले वो क्या होता है? बोले आय, परिस्थिति और जीवन स्तर की असमानताओं को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना। ऐसे नहीं कि मुझे 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है, मैं कॉलेज से बाहर निकलूं और 10 बच्चों ने मुझे पकड़ लिया, गुरुजी 10-10 हजार लाओ, बोले समानता स्थापित हो गई। बोले ये नहीं, आपको प्रोफेसर बनने का अवसर प्रदान करेंगे। हम केक के साइज को बढ़ा रहे हैं। आपको अगर 100 ग्राम मिल रहा है बर्थडे पार्टी में और अगर 100 लोग आ गए तो हम 100 ग्राम के हिसाब से 100 लोगों का बजट स्थापित करना चाहते हैं ताकि किसी के अधिकार नहीं छिने, सभी को समान अवसर मिले। तो पंथ निरपेक्ष और लोग समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, इसलिए इसका आंसर सर बी ठीक रहेगा। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य तो सब जानते ही यही है कि भारत का कोई धार्मिक संदर्भ में विचारधारा नहीं है। पंथ का मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं है प्रस्तावना में, ये कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के बीच में। पंथ का मतलब होता है संप्रदाय, एक ही विचारधारा मानने वाले लोगों का समूह। मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, तो उस विचारधारा से भारतीय शासन व्यवस्था तटस्थ रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का कोई धर्म नहीं है या भारत का कोई पंथ नहीं है, सभी को समान अवसर प्रदान करेगी। लेकिन यूरोप जैसा नहीं है। यूरोप में क्या होता है सर, पॉप की शासन व्यवस्था है, तो पॉप को संपूर्ण अधिकार रहते हैं और उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो हस्तक्षेप नहीं करती है। जो यानी वहां पे पॉप है, पॉप को पास पूरे शासन के अधिकार रहते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। अपने यहाँ अगर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की श्रेणी में आता है, बाबा राम रहीम अगर मान लीजिए गुफा बना लीजिएगा, तब तो फिर शासन उसमें हस्तक्षेप करेगा, आसाराम बापू उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो लोक व्यवस्था, सदाचार, देश की एकता और अखंडता, विदेशी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, इस आधार पर हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
तो जो 1950 की स्थिति थी वो थी सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका जो उत्तर है वो बी, संपूर्ण वीर है, प्रभुत्व संपन्न संपन्न लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका ये क्या है, ये भाग है कि नहीं है। तो इसमें जो यही चार विवाद था, यही जी, विवाद था शुरू में, और इस विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में समाप्त किया अपने डिसीजन देके, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना का अगर कोई पार्ट लागू नहीं होता है तो उस पर कोई सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता या कार्यपालिका को आदेश नहीं दे सकता। प्रस्तावना जब हम पूरे संविधान के साथ पढ़ेंगे तो उसका सार समझ में आएगा। तो प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, यानी हम कभी प्रस्तावना को लागू नहीं करते। प्रस्तावना में अगर आर्थिक न्याय की बात की गई है तो हम आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने की बात करेंगे। अगर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, तो हम आर्टिकल 17 को लागू करने की कोशिश करेंगे, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, हम आर्टिकल 15 को लागू करने की कोशिश करेंगे जिससे सामाजिक समरसता आए, सामाजिक न्याय प्राप्त हो, आर्टिकल 16 को लागू करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रस्तावना को लागू करने की कोशिश नहीं करते सर। जो प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है वो उद्देश्य संविधान में कहाँ है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो हम लोकसभा, राज्यसभा, विधिक निर्वाचन कैसे होगा, मतदान, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो वो विधिक प्रभाव रखता है। तो इसका आंसर ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो अगर हम केवल प्रस्तावना की बात करें और पूरे संविधान को हटा दें तो उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो आंसर ए या डी दोनों में से दोनों ही आंसर इसके आयोग को मानने पड़ेंगे, जिस आयोग में ये सवाल आया है। ओके, तो इस प्रश्न को जानने के लिए हमें थोड़ा अमेंडमेंट्स को देखना पड़ेगा। गोलकनाथ से केशवानंद भारती तक की जो स्टोरी है, तो उससे बहुत हद तक इसके बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। हाँ, उनके संशोधन देखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखना पड़ेगा। और ओके, वो ओके, तो विद्यार्थियों से यही उम्मीद है कि 1973 का जो विधिक वो संविधान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो परिभाषा दी गई है उसको जरूर देखें। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, और क्योंकि उसी के ऊपर आजकल बहुत सारे निर्णय भी स्थापित होते हैं। क्योंकि तो इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और जी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी 1971। तो उन्होंने कहा कि हम संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और उस समय जितने भी न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीश उस समय तात्कालिक रूप से, सभी का एक पीठ बैठा, बेंच बैठा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा दोबारा कोई इस पे याचिका आए ही नहीं, आज ही निर्णय करते हैं। तो उस पर बैठे और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि आप संशोधन कर लीजिए, जनता के द्वारा संविधान बनाया है, संसद भी जनता ही है, तो आप संशोधन कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। तो सरकार के वकील ने पूछा, जो अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो हम समय समय पर हम बताएंगे। बोले क्या होता है, फिर भी मोटे तौर पर बता दीजिए। बोले यह गत्यात्मक और परिस्थिति जन्य अवधारणा है जिसकी समय समय पर व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। फिर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें संशोधन संसद नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई तानाशाह शासक आ जाए, वो कहने लगे कि अब आज के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे, तो फिर क्या कर लेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इसलिए माननीय मोदी जी जब पहले प्रधानमंत्री बने तो आर्टिकल 124(4) में संशोधन किया, एनजीएसी लेके आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित कर दिया, विधि शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि वो मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता। तो इस आधार पर थोड़ा विद्यार्थियों को देख लेना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो सर ये तो अगर अगर प्रियम्बल विद्यार्थियों को ठीक से याद है तो विचार, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता तो है ही, आर्थिक स्वतंत्रता उसमें नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं नहीं लिखा है।
स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की हैं, न्याय 3 प्रकार के हैं, समता 2 प्रकार की। तो स्वतंत्रताएं क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता कहीं भी नहीं लिखा गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता को हम ले सकते हैं आर्थिक न्याय से, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता कहीं भी संविधान की उद्देशिका में इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पर एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान को बाय हार्ट कर लेना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन उसी शब्दों से निकल आते हैं कि इनका क्रम क्या है, इन शब्दों का कौन सा शब्द है कौन सा नहीं है। तो बाय हार्ट रहेगा तो संभावित है कि कुछ प्रश्न इससे भी सॉल्व हो जाए। कुल मिला के 2-3 चीजें याद करनी चाहिए विद्यार्थियों को। आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक, 51A तक, ओके, ये आर्टिकल विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। इससे सवाल आता ही आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हमेशा आता है। कभी का पेपर उठा लीजिए। अच्छा, दूसरा, प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए और मौलिक कर्तव्य पूरे 11 याद होना चाहिए। तो अगर आपको पूरे फंडामेंटल ड्यूटी 11 याद है तो आपके एथिक्स में भी बेहतर अंक आएंगे, आपकी भाषा भी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके साक्षात्कार में भी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसको इसमें नहीं कि हम केवल समझ में भरोसा रखते हैं, समझ तो अच्छी बात है, लेकिन प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कंठस्थ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और रिक्वेस्ट भी है सभी विद्यार्थियों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निश्चित रूप से, हाँ जी जी, सर। इस पर अपना पॉइंट बताइए सर, क्या सर बिल्कुल, क्वेश्चन? भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार होती है, उसकी मूल भावना होती है, संविधान का दर्शन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर उद्देश्य का दी प्रियम्बल, यानी जो माइंड में माइंड है, आप चाहते क्या है। संविधान निर्माता क्या चाहते थे? वो भारी भरकम संविधान नहीं बनाना चाहते थे, ना ही हम संविधान चाहते थे। जिन देशों में संविधान नहीं है उन देशों में भी तो विकास हो ही रहा है। जहां लिखित संविधान नहीं है वहां भी विकास हो रहा है, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी विकास हो रहा है। तो हमारे संविधान की जो भाव थे, अंतर्निहित भाव थे, वो स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप से लोगों के सामने आए, इसीलिए प्रियम्बल का निर्माण किया गया। और इसीलिए विवाद हुआ कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको 1973 में क्लियर कर दिया, इस संविधान का हिस्सा है और ये संविधान निर्माताओं की उद्देश्य को रिफ्लेक्ट करती है। तो प्रियम्बल इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, जी, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसमें आप रिपब्लिक कुछ ऑफ इंडिया, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो इस देश का प्रमुख है वो वंशानुगत ना होते हुए वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित, चाहे वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, किंतु जनता के द्वारा निर्वाचित, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होता है, लेकिन उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है, महारानी है, तो उन्हीं के वंशानुगत ही राष्ट्र प्रमुख बना रहता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो रामेश्वरम का एक मल्लाह परिवार का व्यक्ति भी कलाम के रूप में देश का राष्ट्रपति बन जाता है। डॉक्टर कोविंद साहब भी राष्ट्रपति हैं, के आर नारायण भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। कोई भी, यानी इस देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो इसलिए यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। डी आंसर इसका ठीक है, गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा सर, थोड़ा चारों ऑप्शंस पे कुछ अपने पॉइंट रखिएगा। अब जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत का धर्म नहीं है, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मेरा धर्म। सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सरकार किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करती है। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, हाँ ये है। सभी धर्मों को सर्व धर्म संभाव की बात हमारे यहाँ है, यही पंथ निरपेक्ष है। राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व, इसकी कोई अवधारणा नहीं है। राष्ट्र धर्म, धर्म का बेसिक अर्थ होता है सर, ये दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य धारण करना। दृढ़ धातु मतलब धारण करना। बोले राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, पितृ धर्म पिता के प्रति कर्तव्य, पति धर्म पति के प्रति कर्तव्य। तो धर्म विहीन तो है नहीं अपना देश, जिस देश का कोई, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को धारण किए हुए। लेकिन चूंकि शासन है वो सभी धर्मों के महत्व को क्या करता है, स्वीकार करता है,
और वो सभी धर्म अपनी उत्कृष्टता के लिए आगे प्रयास करें, इसके लिए ध्यान रखता है। और इससे क्या हो कि कोई ऐसी जनता का कल्याण ना हो, ऐसी कोई बात, या देश की एकता और अखंडता को ही अगर अस्तित्व खतरे में आ जाए तब उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। अन्यथा भारतीय शासन व्यवस्था सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करती है। ओके, तो इस प्रश्न से ये एक बात पता चलती है कि हमें शब्द जो यूज किए गए हैं, टर्मिनोलॉजी, उसके भी मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो, उसमें सभी धर्मों को एक सामान्य महत्व देते हैं, सबका जो रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि ऐसा सेक्युलरिज्म अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से माना जाता है। जी। ओके। कई देशों का एक प्रमुख धर्म होता है इस्लामिक कंट्री, जी। जैसे रिपब्लिक ऑफ इस्लाम है। अभी इसका मुद्दा उससे जुड़ा था सीएए से। थोड़ा संक्षिप्त में हाँ, एक मिनट में बता देता हूँ। हम्म, सीएए में क्या था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके मुस्लिम शरणार्थियों को हम लोग 6 वर्ष में नागरिकता नहीं दे रहे। यही विवाद है, शाहीन बाग पे यही था। अन्यथा सभी लोगों को हम 6 वर्ष जो निवास कर लिया है या प्रवासी के रूप में, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। तो प्रश्न यही, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में यही बताया सभी दलों को कि ये रिपब्लिक ऑफ इस्लाम है, इनका विशिष्ट धर्म ही इस्लाम है, तो वहां इस्लाम के अनुयायी उपेक्षित क्यों कैसे हो सकते हैं, बताइए आप। बिल्कुल। जिस देश का विशिष्ट धर्म ही इस्लाम हो, रिपब्लिक ऑफ इस्लाम है, तो वहां पे मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, कैसे शोषित हो सकते हैं। तो उनके लिए 6 वर्ष की अवधारणा नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन वो 11 साल तक रहे देश में, फिर हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान भी 11 साल रहे यहाँ पे देश में, हम उन्हें नागरिकता देंगे। अदनान सामी को हमने नागरिकता दी। तो इसलिए इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं। तो हर देश का अपना अपना विशेष धर्म है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत तो क्या है, कबीर की उस वाणी पे चलता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हमारे यहाँ सब लोग कैसे हैं, समान है। ये कंसेप्ट है, यही अवधारणा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म वृद्धि नागरिकों का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, एकदम ही गलत है। अल्पसंख्यक का समर्थन करता है, एकदम गलत है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, एकदम सही। किसी निश्चित का नहीं, हम तो सबको मानते हैं ना, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये कंसेप्ट है, ये अवधारणा है। तो इसका डी आंसर ठीक है सर, किसी निश्चित धर्म का हम लोग समर्थन नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। यहाँ पे ये भी है कि ये भी बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको ये अभ्यर्थी उनके मीनिंग को थोड़ा डिटेल में और समझ पाए। गणतंत्र और जैसे गणतंत्र, गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरन स्टेट है। तो प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किए गए, हर एक शब्द अपने आप में एक व्याख्या लिए हुए, तो उन प्रश्नों का सही अर्थ जरूर समझें। केवल एक लाइन में नहीं समझें, उसका व्याख्या एक पैराग्राफ में समझें, समझने की कोशिश करें, तो उससे संबंधित जो सवाल आते हैं उनको आप ठीक से हल कर पाएंगे। अगर गणतंत्र का मतलब समझ जाएंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब समझ जाएंगे, तो इसका मतलब ही ये होगा कि राज्य का, यहाँ देखिए, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यहाँ ऑप्शन ए दे दिया है। इससे पहले अपन ने ठीक यही सवाल हल किया था, वहां पे ये था कि राज्य का व्यक्ति निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित। तो ये गणराज्य का अगर हम ठीक से अर्थ समझ रहे हैं कि इस देश का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वह वंशानुगत रूप से ना होते हुए इस देश की जनता के द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से या वो अप्रत्यक्ष तरीके से, निर्वाचित होना चाहिए। केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं, देखो ये मोनार्की हो जाएगा लोकतांत्रिक राज्य। इससे पहले नेपाल में राजा था, प्रधानमंत्री भी था, तो वो मोनार्की था, है ना। इंग्लैंड मोनार्की यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट राज्य देश का प्रमुख है वो वंशानुगत है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है सर, गरीबी से नहीं, विपन्नता से नहीं, नियति से किसी व्यक्ति और देश का भविष्य तय होता है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां राजा ने खुद जनता के बीच में जाके कहा, भैया हमको हटाओ,
और चुनो, अपने प्रधानमंत्री को चुनो। लोगों ने कहा नहीं, आप ही ठीक है महाराज। बोले हमको महाराज कहना छोड़ो, अब देश का वोटिंग सिस्टम लाके देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित करो, आधुनिक जीवन शैली में, लोकतांत्रिक जीवन शैली में। और ये इसी बात को, भूटान की इसी बात को पूरा विश्व एप्रिशिएट करता है ना। तो गणतंत्र का मतलब यही है सर, राज्य का प्रमुख, ये देखिए यहाँ डी ऑप्शन ठीक है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। और यही वहां पे ऑप्शन देखिए कि वंशानुगत नहीं। ओके, तो ये गणतंत्र का वास्तविक अर्थ, रिपब्लिक होने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका देख लिया था सर, ये जी, गणतंत्र भी देख लिया है, राज्य। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, और इस पे कारण भी बताएगा क्यों किया गया था। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और हम लोग 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल को झेल चुके थे। जी। राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगा, क्या कारण रहे, इस तात्कालिक परिस्थितियों का विवेचन करना अनिवार्य है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी देना प्रशासनिक अधिकारी के लिए ठीक बात नहीं। अगर कोई आप राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत है, तब तो आप अपनी विचारधारा को मानेंगे ही, दूसरी विचारधारा को दरकिनार करेंगे, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए। तो 1976 में जब संशोधन हुआ, उससे पहले हमारे पास दो चीजें थी सर। धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे, फिर वही लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब ये इंडिया को ये बताना जरूरी हो गया कि ये हिंदू राष्ट्र है या नहीं है। भारत को ये बताना जरूरी हो गया। बोले हिंदू राष्ट्र, बोले धार्मिक स्वतंत्रता तो थी आर्टिकल 25 से 28 तक, लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले अब देश को बताना पड़ेगा। तो हमने धर्म निरपेक्ष शब्द यहाँ पे जो गलत ऑप्शन में किसी आयोग ने लिख दिया है, बेसिकली यहाँ पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी में। पंथ निरपेक्ष शब्द को हमने वहां पे जोड़ा संविधान के उद्देश्य में। क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करेगा, इन लड़ाई झगड़ों से हमको मुक्त रहना है, क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए हैं और हमको अभी अपनी प्रगति करना है। दूसरी प्रगति का तरीका जो था कि अगर हम वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेते तब दिक्कत थी, क्योंकि तब कल्याणकारी व्यवस्था नहीं रहती। और अगर हम मार्क्स का सोशलिज्म अपना लेते, मार्क्स का समाजवाद, जहां हिंसा के द्वारा समानता स्थापित करना हो, तो वहां हम हिंसा, जैसी हिंसा होती वैसी क्या होता, वैसी फिर अशांति होती भारतीय समाज में। तो रूस के समाजवाद को उस समय अध्ययन करके उसको भारतीय परिस्थितियों में ढाला गया, और हमने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को स्वीकार किया। समाजवाद की परिभाषा पूरे संविधान में कहीं नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा समाजवाद का तात्पर्य यह होता है कि आय, इनकम, स्टेटस, परिस्थिति और लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर, इसमें जो असमानता है उसको पाटना, उसको खत्म करना। कि आप मिनरल वाटर पी रहे हो, मैं पानी के अभाव में दम तोड़ रहा हूँ। आपकी प्लेट में खाना खराब हो रहा है, मैं भूख से मर रहा हूँ। बोले क्या, बोले सभी को। अच्छा, फिर तो ऐसा करेंगे कि सभी लोग सड़क पर सोते रहेंगे और सभी को शाम को खाना बांटिएगा। सरकार जा रही है, खाना बांट रही है, लॉकडाउन जैसा कोविड काल में। बोले ना, ये नहीं करेंगे हम। बोले फिर क्या करोगे? बोले श्रमजीवी लोगों को, जो श्रम को पसंद करते हैं, उनको शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करें। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा है, वो बड़ी अद्भुत है अपने देश में। हम लोग ना कार्ल मार्क्स के समाजवाद को नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर वर्ग संघर्ष हो जाता। हमको वर्ग संघर्ष स्थापित नहीं करना था, हमको समतावादी यानी समरसता स्थापित करनी थी। इसलिए हमने कहा आपको भी, आप भी यूपीएससी दीजिए, आप भी कलेक्टर बनिए, मैं भी यूपीएससी देता हूँ, मैं भी कलेक्टर बनूंगा। आप कम पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में फेल कर जाएंगे, मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो आईएएस अवार्ड हो जाऊंगा। रास्ते तो आपके लिए भी है ना। इसलिए यूपीएससी क्या लिखता है, हम भारत के समस्त नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। स्नातक, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से स्नातक हो, आईआईटी से ग्रेजुएट हो, या किसी स्थानीय राज्य की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे पेपर में अच्छा प्रदर्शन करो, हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे।
तो सबको अवसर दिया सर। ओके ओके। इसलिए समाजवाद और धर्म निरपेक्ष जो सी आंसर है उसको जोड़ा गया। ओके, तो बहुत खूब। मतलब इसमें जो इक्वालिटी है वो स्टेटस की भी है, इनकम के साथ स्टेटस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य में इसमें तीनों ही ऑप्शन अगर हम ध्यान से पढ़ें, कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि पुलिस स्टेट नहीं है, देश को, नागरिकों को मौलिक अधिकार है और देश के लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से सभी चीजें प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करें ये भी नहीं है। अधिकतम संख्या क्या होता है, हम तो सभी की बात करते हैं ना, मैक्सिमम में तो फिर गलती हो जाएगी। तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करें। कमजोर के लिए क्यों, फिर अमीर का क्या दिक्कत है बताइए? अगर कोई उद्योगपति बन गया, उसका 400 करोड़ रुपए इनकम है प्रति माह की, तो भारत सरकार को वो जीएसटी दे रहा है ना, तो उसका कल्याण क्यों नहीं बताइए?